गवर्नमेंट है और हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जो है वो हमेशा ही काम करती है। आप बीजेपी के किसी भी लीडर की तकरीर उठाकर देख लीजिए, वो मोदी साहब हो, वो अजीत डोवल हो, वो अमित शाह हो, या आपके पास जो है वो राजनाथ सिंह हो, ये चार लोग, आप इनकी तकरीरें उठाकर देख लीजिए, आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी, इनकी हर तकरीर में आपको चार लफ्ज जरूर मिलेंगे, पाकिस्तान, आतंकवाद, भारत माता, धर्म। इनके पूरे का पूरा मैनिफेस्टो इन चार चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। पाकिस्तान, आतंकवाद, भारत माता, धर्म, सब कुछ इन चार चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी, अजीत डोवल का भी, राजनाथ सिंह का भी, राइट, उसके बाद अमित शाह का भी, और योगी अमरनाथ का भी, जो यूपी का चीफ मिनिस्टर है। ये सारे के सारे लोग एंटी पाकिस्तान काम करते हैं और इनका स्टेट नैरेटिव भी यही है। तो और लोगों के लिए एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स क्रिएट करना उनके लिए मुश्किल काम नहीं है। जब हर बंदा बात कर रहा होगा इकोनॉमी के ऊपर, तो आप जरा वल्लभ भाई पटेल का मुजस्समा खड़ा कर दें, सारे कहेंगे जनाब वल्लभ भाई पटेल, जनाब क्या बात है, आपकी इकोनॉमी पे कोई बात ही नहीं करेगा। तो ये कुछ चीजें सिंबॉलिकली की बाद में आते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। Everyone, आ जाइए सारे वापस, अब काम धंधा अपना छोड़ दें, बैक टू द क्लास जी। एवरीवन इज बैक, आ गए सारे के सारे। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हम पढ़ने लगे हैं, जिसमें हमने देखना है कि why the revocation of the special status of Kashmir was illegal, illogical, या why India had no laws to revoke this, या what laws have been abrogated by revoking Article 370 and 35A, या revoking the special status of Kashmir। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको भी हमने जो है अंडरस्टैंड करना है, एंड लेट अस अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स, द वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक टू बी अंडरस्टूड, और ये सारी की सारी चीजें उसमें अंडरस्टैंड करनी है। सदफ ने एक क्वेश्चन भी पूछा था, मेरा ख्याल है कि जिसमें उन्होंने बात की थी कि बायलेटरल डिस्प्यूट जो है वो पाकिस्तान और इंडिया ने इसको कंसिडर कर दिया है, इसलिए शायद यूनाइटेड नेशंस इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहा और यूनाइटेड नेशंस इसके अंदर एंटर नहीं होता। इफ सदफ इज ऑनलाइन जी, ये सारी की सारी चीजें उसको भी हम अभी जो है हमने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये सारे का सारा आर्गुमेंट अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाई रेवोकेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस इज इलॉजिकल, इलीगल, और व्हाट लॉज हैव बीन वायलेटेड। पॉइंट नंबर 1, जरा आप इस कॉन्सेप्ट को जरा समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। आप में से कोई है, एवरीवन इज बैक, ये क्योंकि आप लोगों ने दोबारा ये जो है ना, अगर फ्लो टूटता है ना फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर आप कोई और अवेलेबल है, सारे के सारे आप लोग सारे के सारे आगे, तो बड़ा मुश्किल होता है ऑनलाइन क्लास को पढ़ाना जरा, जिसमें पता ही नहीं होता कि आपको एवरीवन लिसनिंग टू यू और नॉट लिसनिंग टू यू। ठीक है जी, गुड, लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। व्हाई रेवोकेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर इज इलीगल, इलॉजिकल, या व्हाट लॉज हैव बीन एब्रोगेटेड बाय इंडिया। अब लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। हमने ये बात शुरू में डिस्कस की कि इंडिया क्लेम करता है कश्मीर को ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। हमने ये देखा कि इंडिया ये कहता है कि क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन फाइनल हो गया था, साइन हो गया था बाय दी जो है वो महाराजा ऑफ इंडिया टू दी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसीलिए जो है वो अल्टीमेटली कश्मीर जो है बिलोंग्स टू इंडिया। ये आर्गुमेंट हमने शुरू के अंदर पढ़ा, लेकिन फिर हमने इसका काउंटर आर्गुमेंट भी देखा। हमने काउंटर आर्गुमेंट में अंडरस्टैंड किया कि किस तरह जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, इटसेल्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन
कैसे वो खुद ही इलीगल था या इलॉजिकल था, या फिर हमने देखा कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो कभी लीगली तो आप एक्सेप्ट भी नहीं हुआ था। ये सारे के सारे आर्गुमेंट्स हमने अंडरस्टैंड कर लिए, हमने उनको रिजेक्ट भी कर दिया। लेकिन अब इस पॉइंट को समझने के लिए इस लॉजिक को समझिए। व्हाट इफ फॉर द सेक ऑफ डिबेट, व्हाट इफ फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम इंडिया की बात मान लें कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लीगल था और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक्सेप्ट भी हो गया था। यह बात भी मान ली हमने इंडिया की, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लीगल भी था और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अप्रूव भी हो गया था, जो कि दोनों नहीं हुआ, दोनों काम नहीं हुए। लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ डिबेट हम इंडिया की बात मान भी लें कि यह काम हुआ था। तो जो इंडिया ने आर्टिकल 370 को रिवोक किया है, इंडिया ने जो स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर को रिवोक किया है, इंडिया ने बेसिकली उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को ही रिवोक कर दिया जिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बेस पर वो ये क्लेम करते हैं कि कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया। गौर से सुनिए मेरी बात, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी जिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बेस पर वो ये क्लेम करते हैं कि कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन खुद ही रिवोक कर दिया इंडिया ने। कैसे रिवोक किया, उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में क्या लिखा हुआ था, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। याद कीजिए, आपको मैंने बताया था कि आर्टिकल 370 में लिखा हुआ था कि कश्मीर के अपना लॉ होगा, कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जब उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया तो उसका मतलब यह है कि अब कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन उस पर लग गया। अब हम पढ़ ये रहे हैं कि आर्टिकल 370 रिवोक क्यों नहीं हो सकता था, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब आपके पास जो है एक मैं कमेंट, आपके पास आर्टिकल 7 ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अभी आपके पास जो है वो आपके पास ग्रुप के अंदर भी आपके पास आ रहा है, कमेंट्स में आप देखिएगा। आर्टिकल 7 ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है जिसकी बेस पर इंडिया ये क्लेम करता है कि कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया। उसके वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का क्लॉज नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है जरा। अब क्लॉज नंबर 7 को अंडरस्टैंड कीजिए। क्लॉज नंबर 7 ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसकी बेस पर इंडिया ये क्लेम करता है कि कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया, उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के क्लॉज नंबर 7 के अंदर, अभी ये पेस्ट नहीं करना, उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के क्लॉज नंबर 7 के अंदर इंडिया ये क्लेम करता था कि कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया। लेकिन उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में लिखा हुआ है महाराजा ने कि नथिंग इन दिस इंस्ट्रूमेंट shall be deemed to commit me in any way to acceptance of any future constitution of India। महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ, महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तभी साइन किया था जब उसने ये कहा था कि मैं कमिटमेंट नहीं दे रहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानूंगा, कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अप्रूव करूंगा कश्मीर में। इंडिया ने आर्टिकल 370 को रिवोक करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही तो लगा दिया है कश्मीर में। और भाई जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लगा दिया तो जिस बेसिस पर आपकी कमिटमेंट हुई थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की महाराजा हरि सिंह से, आपने वो कमिटमेंट ही खत्म कर दी। तो जिस बेसिस पर आप कहते हो कि कश्मीर हमारा, वो बेसिस आपने खुद ही तोड़ दी, वो बेसिस आपने खुद ही वायलेट कर दी। कमिटमेंट क्या थी यार, पढ़ो तो सही कमिटमेंट क्या थी, आर्गुमेंट तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि नथिंग इन दिस इंस्ट्रूमेंट शैल बी डीम्ड टू कमिट मी इन एनी वे टू एक्सेप्टेंस ऑफ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानने की कमिटमेंट नहीं दे रहा, मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानने की कमिटमेंट नहीं दे रहा। लेकिन आपने आर्टिकल 370 रिवोक करके कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही तो लगा दिया है वहां पर। और जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लगा दिया कश्मीर के अंदर, तो आपने उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को ही वायलेट कर दिया जिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बेस पर आप ये कहते हो कि कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया। देखिए ना अब पॉइंट, व्हाट लॉज हैव बीन वायलेटेड, आपने वो बेसिस ही वायलेट कर दी जिसकी बेस पर आप कहते थे कि कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया। और वो बेसिस में एक कमिटमेंट हुई थी आपकी महाराजा हरि सिंह के साथ, और महाराजा ने कहा था कि मैं आपसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्लॉज नंबर 7 में लिखा हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के क्लॉज नंबर 7 में कि मैं आपसे कमिटमेंट नहीं कर रहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानूंगा। आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही तो लगा दिया है कश्मीर के अंदर, और जब आपने कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लगा दिया
तो आपने बेसिकली उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की वायलेशन कर दी जिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बेस पर आप ये क्लेम करते थे कि कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? ये पहला पॉइंट जी। आगा अनम्यूट कीजिएगा आगा। सर इसके अंदर से थोड़ा सा मुझे इशू इस लिहाज से आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि एक तो ये डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन है टू द बेसिस जो क्लॉज 7 के अंदर लिखा है वो तो समझ आ गया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि रेवोकेशन से तो कॉन्स्टिट्यूशन अब इंडिया कश्मीर के ऊपर फोर्स कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट्स एक्सेप्टेबल, दैट्स अंडरस्टैंडेबल, सॉरी, बट व्हाट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल इज के वो आर्टिकल्स तो पहले ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज राइट्स दिए हुए थे टू कश्मीर। तो आर्टिकल 370 एंड 35A जो आपने कहा था कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन एक तो अमेंडमेंट डाली गई थी और एक क्लॉज डाला गया था। पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 370 का आर्टिकल था, उसके बाद फिर जो क्लॉज 35A था वो तो इंडियंस ने खुद ऐड किया था। तो उसकी कोई हिस्टोरिकल जस्टिफिकेशन नहीं है या वो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के क्या कहते हैं फॉलोइंग है उससे? मुझे आगा आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आया। सर आर्गुमेंट मुझे ये है कि क्लैरिटी महाराजा हरि सिंह ने सर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया इंडिया के साथ, और उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में उसने कहा कि भाईजान ये 4 पावर्स आप अपने पास रख लें, ठीक है जी, ये 4 पावर्स अपने पास रख लें टिल द टाइम वी डिसाइड कि हमने पक्का पक्का आपके साथ आना है या पाकिस्तान के साथ जाना है। और साथ उसने ये भी कह दिया कि मैं आपसे किसी चीज की कमिटमेंट नहीं कर रहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानूंगा। जब मैं की बात है तो मैं गवर्नमेंट है, अब वो खुद फौत हो गया तो गवर्नमेंट की बात है, तो मैं तो सारी जिंदगी नहीं ना रहना था उसने। जब मैं की बात कर रहा है तो गवर्नमेंट की बात कर रहा है। तो गवर्नमेंट अब कौन है? महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट थी, फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट थी। फारूक अब्दुल्ला कहता मेरे से तो पूछा ही नहीं आपने इसको रिवोक करने से पहले, तो पूछना क्यों जरूरी था फारूक अब्दुल्ला से? क्योंकि आपका कमिटमेंट ही इस बात पर हुआ था कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं लगाओगे आप। महबूबा मुफ्ती कहती है कि मेरे से तो पूछा ही नहीं आपने, क्यों पूछना जरूरी था? क्योंकि आपने कमिटमेंट ही इस बात पर की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं लगेगा। तो आपने जब 370 का क्लॉज डाला है तो आप पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिवाय एक 370 के क्लॉज के कुछ और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लगता था कश्मीर पे। उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, उनके अपने लॉज थे, ठीक है? जब उनके सर मैं अपने लॉज क्लैरिटी जी फिर तो अगर मैं क्लियर करना चाहूँ तो ये है कि आपने अभी ऐड किया है कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उसके अंदर ये एज बेसिस फॉर कमिटमेंट थी, तो मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की ये रिक्वायरमेंट थी कि आप 370 के का आर्टिकल की जो रिक्वायरमेंट जो कंडीशंस है वो डली हो। मेरी बात सुन, स्पेशल स्टेटस किस वजह से मिला था? ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ही तो साइन हुआ था। सर समझ गया हूं, तो क्लॉजेस पे पूरा पढ़ना पड़ेगा तब क्लियर हो जाएगी, समझ गया मैं सर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बेस पर ही तो आपके पास स्पेशल स्टेटस मिला था आपको। आपने यही तो बेस बनाई थी कि भाईजान हम फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं मानेंगे। आपने कहा जी ना मानो। इन्होंने कहा कि जनाब 4 पावर्स आपके पास रहेंगी जब तक हम डिसाइड नहीं कर लेते कि हमने पक्का पक्का आपके साथ आना है या पाकिस्तान के साथ। आपने कहा ठीक है जी, हम भी ये भी मान लिया आपकी बात। तो भाई जिस बेसिस पर आपने उनके साथ कमिटमेंट की, जिस बेसिस पर आप कहते हो कि कश्मीर हमारा, वो बेसिस आपने खुद ही वायलेट कर दी। क्लियर सर। आपकी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बेस पर ही तो 4 पावर्स आपके पास गई थी। क्लियर हो गया सर। ठीक है, उसी बेस पर तो सारा कुछ आपके पास गया था। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने उसी को वायलेट कर दिया अल्टीमेटली, तो इसका मतलब यह है कि यू हैव वायलेटेड द सेम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच यू क्लेम दैट कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर, थैंक यू। पहला आर्गुमेंट है, थैंक यू। दूसरे आर्गुमेंट पर चलते हैं। अब दूसरा आर्गुमेंट जो है हमारे पास, अब वो जरा गौर से सुनिएगा, समझिएगा इस आर्गुमेंट को। बड़े लोग हमारे पाकिस्तान के अंदर, मैं हैरान भी हूं, हमारे मुल्क के कुछ ऐसे तज्जिया नगार भी हमारे मुल्क में मौजूद हैं जो पाकिस्तान की आर्गुमेंट कहते हैं ना कि हमारे मुल्क में अपने ही बड़े जो है ना वो चोर, अपने बड़े हमारे मुल्क में जड़ें काटने वाले मौजूद हैं। बाहर के लोगों की हमें जरूरत नहीं है। मैंने बड़े लोगों के तज्जिया नगारों के मुंह से ये बात सुनी कि पाकिस्तान ने तो जी शिमला एग्रीमेंट के बाद बायलेटरल कर दिया था
जो है वो कश्मीर डिस्प्यूट को, और थर्ड पार्टी तो इन्वॉल्व हो नहीं सकती इस मसले के अंदर, और पाकिस्तान एमी शोर मचा रहा है, पाकिस्तान का बायलेटरल होने की वजह से इंडिया का स्टांस पाकिस्तान पर ज्यादा हावी है, इस तरह की बातें, बेताजा बातें इस तरह की सुनने में हैं। अब इनकी बातों को रिजेक्ट करने के लिए बड़े छोटे से आर्गुमेंट्स को अंडरस्टैंड कीजिए। अगर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट को हमने रोका हुआ हो, गौर से सुनिए मेरी बात को, अगर शिमला एग्रीमेंट में हमने थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट को रद्द किया हुआ हो, तो फिर 1972 के बाद से 2020 तक यूनाइटेड नेशंस हमारे आर्गुमेंट को सिर्फ यह कह के रद्द कर देती कि भाईजान अब हमारी डोमेन में नहीं आता कश्मीर, हमारे ऊपर इल्जाम मत लगाओ। क्या कभी यूनाइटेड नेशंस ने यह कहा आपको कि जनाब वो यूनाइटेड नेशंस इन्वॉल्व नहीं हो सकती कश्मीर के मसले के अंदर? और अगर ये बायलेटरल मसला है तो फिर इंडिया इसको इंटरनल क्यों कह रहा है? अगर हम ये बात मान लें कि ये बायलेटरल मसला है शिमला एग्रीमेंट के अंदर, तो इंडिया इसको तो इंटरनल कह रहा है, राइट? और पाकिस्तान इसको कहता है कि ये बायलेटरल प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल, और लोग कहते हैं कि जी थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती थी, तो फिर यूनाइटेड नेशंस तो हमें कह देता कि भाईजान हम आपके मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब इन सारी बातों को रिजेक्ट करने के लिए और दूसरे आर्गुमेंट को जस्टिफाई करने के लिए कि कैसे इंडिया ने जो 370 को रिवोक किया है, कैसे ये इलीगल है और इंडिया रिवोक नहीं कर सकता था, इसके लिए मैं आपके पास जो है एक और पॉइंट जो है वो अब आपके ग्रुप के अंदर भी आने लगा है, उसको आप देखिएगा। शिमला एग्रीमेंट का क्लॉज 2 सब क्लॉज 2, शिमला एग्रीमेंट जिसको हम इधर पेस्ट कीजिएगा, शिमला एग्रीमेंट जिसको बार बार लोग जो है रेफर करते हैं कि जनाब पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट में जो है एग्रीमेंट साइन कर लिया था इंडिया के साथ कि जो बायलेटरल है और ये सारी की सारी चीजें, उसी क्लॉज के अंदर क्लॉज 2 सब क्लॉज 2 जो है जिसकी बार बार रेफरेंस आता है, वो अब आपके सामने जो है आने लगा है। इसको जरा गौर से पढ़िएगा जी। अब जरा गौर से सुनिए, ये क्लॉज 2 सब क्लॉज 2 है किसका? शिमला एग्रीमेंट का, जिसका बार बार रेफरेंस आता है। अब पहला पॉइंट जरा पहली 2-3 लाइनें जरा पढ़िए। That the two countries are resolved to settle their differences by peaceful means through bilateral negotiations. यहां तक पढ़िए सिर्फ। That the two countries are resolved to settle their differences by peaceful means through bilateral negotiations. यहां तक तो सब पढ़ते हैं, इसके आगे पढ़िए, or by any other peaceful means mutually agreed upon them. मुझे बताइए और any other मीन्स का मतलब क्या है? कि कोई और रास्ता भी है इसको सॉल्व करने का, यानी थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है, यानी जो दोनों एग्री करेंगे तो थर्ड पार्टी जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी। वो थर्ड पार्टी कौन है? यूएन। तो भाई जब थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट को हमने खुद लिखा हुआ है शिमला एग्रीमेंट में, हमने कहां लिखा थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो सकती? वेयर डिड वी राइट इन द क्लॉज 2 सब क्लॉज 2 ऑफ द शिमला एग्रीमेंट, जिसको बार बार लोग रेफर करते हैं? आधी वर्ड पढ़ते हैं, वो पहली लाइन पढ़ते हैं, that the two countries are resolved to settle their differences by peaceful means through bilateral negotiations. यहां तक पढ़ते हैं, आगे और लिखा हुआ है, और या by any other peaceful means mutually agreed upon them. यानी अगर थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होनी है, थर्ड पार्टी कौन है? यूएन भी है। थर्ड पार्टी कौन हो सकता है? यूएस भी हो सकता है, जो मीडिएट करवा दे दोनों के दरमियान। यानी हमने शिमला एग्रीमेंट में थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट को नहीं रोका, हमने उसको रोका नहीं है, हमने सिर्फ दोनों के म्यूचुअल एग्रीमेंट से कह दिया है कि ये दोनों के म्यूचुअल एग्रीमेंट से ये काम होगा। क्लियर है? ये बात तो हमारी पहली बात क्लियर होगी। लेकिन दूसरी पॉइंट सुनिए जो इसी के अंदर आगे लिखा हुआ है, वो क्या लिखता है? वो लिखता है पेंडिंग द फाइनल सेटलमेंट ऑफ एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स बिटवीन द टू कंट्रीज, neither side shall unilaterally alter the situation and both shall prevent the organization. यानी neither side shall unilaterally alter the situation. आपने कश्मीर की सिचुएशन को यूनिलैटरली तो ऑल्टर कर दिया, आपने कश्मीर की सिचुएशन को पाकिस्तान से पूछे बगैर चेंज कर दिया। जब आपने पाकिस्तान से पूछे बगैर कश्मीर की सिचुएशन को चेंज कर दिया, तो भाईजान आपने शिमला एग्रीमेंट को भी वायलेट कर दिया, जिसकी बेसिस पर आप कहते थे कि जनाब ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है हमारा और बायलेटरल मसला है। चलो हम मान भी लें कि आप बायलेटरल है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो सकती इसके अंदर, जो कि हो सकती है, हमने देखा क्लॉज 2 सब क्लॉज 2 में, उसमें तो ये भी लिखा हुआ था कि जनाब दोनों पार्टीज में से कोई भी यूनिलैटरली, मतलब अकेले
सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकता। इससे सिचुएशन को चेंज करने के लिए, कश्मीर की सिचुएशन को चेंज करने के लिए पाकिस्तान का अप्रूवल चाहिए था, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट के अंदर यह बात फाइनल हुई थी, शिमला एग्रीमेंट में, कि जब तक सिचुएशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, कोई भी स्टेट यूनिलैटरली यानी इकलौते अकेले सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकती। राइट? अब ये जो सिचुएशन है अल्टीमेटली आपके पास, जो आप नहीं कर सकते चेंज एट द एंड ऑफ द डे, सिचुएशन नहीं चेंज कर सकते आप इकलौते यूनिलैटरली, इसका मतलब कि आपने वायलेशन कर दी किसकी? यू हैव वायलेटेड द शिमला एग्रीमेंट इज वेल। शिमला एग्रीमेंट इज वेल, आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को भी वायलेट किया और फिर आपने शिमला एग्रीमेंट को भी वायलेट कर दिया। ये दो एग्रीमेंट्स आपने वायलेट कर दी, एक जिसकी बेस पर आप कहते हो कश्मीर हमारा, और दूसरा जिसकी बेस पर कहते हो कि ये बायलेटरल। दोनों चीजें आपने जो है इसको वायलेट कर दिया, और दोनों चीजें वायलेट हो गई। सो दैट इज व्हाई द लॉज दैट हैव बीन वायलेटेड बाय रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 37। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई इंडियाज एक्शंस इन कश्मीर आर इलीगल एंड व्हाई वी आर मेकिंग नॉइज। व्हाई वी आर मेकिंग नॉइज? We are making noise because they have violated the Shimla agreement. We are making noise because they have violated the instrument of accession. अभी तो सिर्फ दो बातें की हमने, अभी तो दो बातें और भी हैं जो इंशाल्लाह अभी मैं आपके सामने रखूंगा कैसे उन्होंने इसको वायलेट किया अल्टीमेट। क्लियर है जी? अमीर हमजा को जरा आप अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बस मैं जस्ट टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, इंडिया ये भी तो कह सकता है कि जो हमने alleged violations किए हैं by supporting the Mujahideen in Kashmir, we have just merely countered what you guys have done by supporting the Mujahideen, and we have also taken unilateral steps like you have taken. तो उनकी भी तो ये काउंटर फॉर एग्जांपल सर जो हमारे ऊपर alleged है कि we are supporting the Mujahideen and separatist movements in Kashmir. saying that we are taking unilateral steps. What unilateral steps we have taken? No, sir. Like in the clause, subclause 2, it says assistance or encouragement of any acts detrimental to the maintenance of peaceful and harmonious relations. So Okay. India could supposedly say that by supporting the Mujahideens in Kashmir, we are doing exactly that. So and then just to basically counter our the idea is, मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ. The idea is, so if you are violating a specific law now, you need a scapegoat. You need a scapegoat basically. To move from that, to move out of specific idea जिसकी वजह से आप फंस गए हो। जी सर। अब आपको स्केपगोट चाहिए। वो स्केपगोट आपके पास क्या है कि नहीं जी आप हमारे टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हो, आप हमारे अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हो। स्केपगोट तो उनके पास ये है, वो तो सिर्फ इस चीज को स्केपगोट बना रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहा है इसके अंदर, इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर। चोर ने कभी मानना है कि उसने चोरी की है? नहीं सर। चोर ने कभी एग्री किया कि उसने चोरी की है? राइट? लोग कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जनाब यूएस ने 9/11 खुद किया था। लोग थ्योरीज ये भी देते हैं। स्केपगोट कौन बना? आपके पास अलकायदा। भाई किसी के कंधे पर रख के तो बंदूक चलानी थी ना उन्होंने, खुद ही तो नहीं ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उन्होंने गिरा देना था नीचे। अब उनको जब उनको पता है कि जनाब हमारे पास ये वायलेशन है, उनको पता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेक्शन को हमने वायलेट कर दिया है, उनको सारी चीजों के बारे में पता है। अब स्केपगोट क्या है? स्केपगोट ये कि पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दो कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। अच्छा चलो, अगर पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट कर रहा है तो अब पाकिस्तान गलती कर रहा है इस सिचुएशन के अंदर, तो फिर इसका क्या मतलब है कि आप वायलेशन कर रहे हो? आपने वायलेशन कर दी शिमला एग्रीमेंट की, पाकिस्तान ने भी गलती की, आपने भी गलती कर दी, फिर बराबर हो गया सारा काम। तो फिर आप पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना छोड़ दो कि पाकिस्तान जो है मुजाहिदीन की हेल्प करता है। Fair, sir. बिल्कुल ठीक है आर्गुमेंट सर। पॉइंट इज कि अगर आपने पाकिस्तान की गलती के बेसिस पर खुद भी गलती कर दी, वायलेशन कर दी, राइट, खुद भी वायलेशन कर दी आपने पाकिस्तानी गलती पे, तो फिर रौला किस चीज का है? सही बात। You have violated the law, they have violated the law, सेम हो गया, लेकिन they are making the scapegoat basically out of it. ये सारी की सारी सिचुएशन उसके अंदर से निकलती है। क्लियर हो गया? थैंक यू। और दूसरी बात, आखिरी बात आपकी मैं बता दूं, यूनाइटेड नेशंस अगर इन्वॉल्व होगा, यूनाइटेड नेशंस का ये रूल है कि म्यूचुअली एग्रीड होंगी दोनों स्टेट्स तो ही यूनाइटेड नेशंस इन्वॉल्व होता है उसके अंदर। मीडिएशन क्या होती है? व्हेन यू गो फॉर अ मीडिएटर, दोनों पार्टीज अप्रूवल देंगी तो मीडिएटर आता है ना उसके अंदर। जी। The point is, if you are in dispute with your brother, for example, and you want a mediator to be involved in that situation, you both will agree for the mediator, then the mediator will be involved, na? बिल्कुल। Right? अमीर हमजा, right ना? अब पॉइंट ये है कि इसके ये तो लॉ है यूएन का,
कि यूएन के अंदर आपको जाने के लिए दोनों का एग्रीमेंट होना जरूरी है, कि दोनों एग्री करेंगे तो जाएंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के लिए भी दोनों का एग्री करना जरूरी है। तो ये तो यूएन का अपना क्लॉज है कि दोनों एग्री करेंगे तो फिर आप यूएन के अंदर मसले को लेकर आओगे। तो इसका मतलब ये है कि हमने थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, माय पॉइंट इज वी हैव नेवर रिजेक्टेड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द थर्ड पार्टी। सिंपल। You have never rejected being Pakistan. You have never rejected the involvement of a third party within the Kashmir dispute with India. बस ये लॉजिक समझ। बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सो मच। आगा फरहान, इज शिमला एग्रीमेंट बाइंडिंग? जी बिल्कुल बाइंडिंग। नॉन बाइंडिंग क्यों होगा भाई? वो शिमला एग्रीमेंट बाइंडिंग है, आपने दोनों ने एग्रीमेंट किया हुआ है, दोनों का। जनाब प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान भुट्टो साहब ने साइन किए, ऊपर से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो क्या नाम उनका, इंदिरा गांधी ने उसके ऊपर साइन किए, दोनों अप्रूव्ड है। शिमला एग्रीमेंट 1972 का बाइंडिंग। क्लियर हो गया जी? ये आपके पास अल्टीमेटली सिचुएशन क्लियर हो गई, ठीक है? ये पॉइंट क्लियर हो गए दोनों। द फर्स्ट पॉइंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, द सेकंड पॉइंट शिमला एग्रीमेंट। क्लियर हो गया जी? अब चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। लो जी, थर्ड पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं। आपने भाईजान, अब इंडिया से हम बात कर रहे हैं, आपने भाईजान इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को भी वायलेट कर दिया, ठीक हो गया। आपने जनाब शिमला एग्रीमेंट को भी वायलेट कर दिया, ठीक हो गया। अब आते हैं तीसरी वायलेशन पे। आपकी तीसरी वायलेशन है आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही वायलेट कर दिया। देखो ना, एक तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है शिमला, एक आपका उस पार्टी के साथ एग्रीमेंट है, वो भी वायलेट, बायलैटरल एग्रीमेंट भी वायलेट, आपने अपना इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन भी वायलेट कर दिया। कैसे वायलेट किया, अंडरस्टैंड करते हैं। आर्टिकल 370 सब क्लॉज 1 में लिखा हुआ है, अब गौर सुनिएगा इस पॉइंट को। आर्टिकल 370 सब क्लॉज 1 में लिखा हुआ है, राइट जी? अब हाँ जी, वो एंटी आर्गुमेंट्स है इसके अंदर, बिल्कुल। हाँ, बल्कि सदफ आपका आर्गुमेंट क्लियर हो गया, बल्कि आपने क्वेश्चन पूछा था, ये आर्गुमेंट क्लियर हुआ आपका, ये शिमला एग्रीमेंट वाला, गुड। अब आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। अंडरस्टैंड कीजिए आर्टिकल 370 सब क्लॉज 1 को। आर्टिकल 370 सब क्लॉज 1 में लिखा हुआ था कि आर्टिकल 370 अमेंड हो सकता है, आर्टिकल 370 अमेंड हो सकता है थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ठीक हो गया? थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। आपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए इसको रिवोक कर दिया, आपने भाईजान बिल्कुल ठीक किया, कोई गलती नहीं की अभी तक आपने। लेकिन अब आपकी गलती कहां पर है, आप जरा गौर से सुनिए। आर्टिकल 370 सब क्लॉज 3 में, आर्टिकल 370 सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि एनी अमेंडमेंट इन आर्टिकल 370 इन दिस आर्टिकल हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Any amendment in Article 370 has to be approved by the government of Jammu and Kashmir, और आखिरी लाइन में लिखा हुआ है this approval has to be taken prior to the presidential order। Article 370 सब क्लॉज 3 के एंड पे लिखा हुआ है कि any change in Article 370 has to be approved by the government of the state of Jammu and Kashmir, and this change has to be approved by the government prior to the presidential order। presidential order से पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब फाटा को मर्ज किया खैबर पख्तूनख्वा के साथ, तो क्या आपने खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में रेजोल्यूशन पास नहीं करवाई? हुई, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने प्रूव करना था कि फाटा हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा। एनी चेंज इन द स्टेट्स पॉलिसी हैज टू बी अप्रूव्ड, एनी चेंज इन द स्टेट्स पॉलिसी हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट। और मजे की बात, जब आपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अगस्त में लेकर आए, पिछले 8 महीने से, इसके पिछले 8 महीने से, यानी जनवरी 2019 से कश्मीर में गवर्नमेंट ही कोई नहीं थी। देयर वाज नो गवर्नमेंट, देयर वाज नो असेंबली in Kashmir since January 2019, and you revoked the special status in August 2019। तो भाईजान आपने कहा कि जनाब 370 के मुताबिक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए हम इसको रिवोक कर सकते हैं, हम आपकी बात मान ली। तो भाईजान आपके ही आर्टिकल 370 सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि एनी चेंज हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट तो है ही नहीं पिछले 8 महीनों से। और फिर यह भी लिखा हुआ है कि अप्रूवल पहले लेना है,
गवर्नमेंट से। तो जब गवर्नमेंट ही नहीं है तो आपने अप्रूवल किससे लिया? तो जब आपने अप्रूवल ही नहीं लिया तो फिर आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट कर दिया। यू हैव वायलेटेड योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन सर। यू हैव वायलेटेड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसकी बेस पर आप क्लेम करते हो कश्मीर। यू हैव वायलेटेड द शिमला एग्रीमेंट जिस पे आप कहते हो कोई बायलैटरल मसला है। एंड नंबर 3, यू हैव वायलेटेड योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। वो कोई एक रौला तो हो ना जिसके ऊपर हम आर्ग्यू करें कि जनाब ये आर्गुमेंट आता है आपके हमारे पास आता है या आपके पास आता है। तो आर्गुमेंट ये है कि आपके आर्टिकल 370 सब क्लॉज 1 में आपके पास लिखा हुआ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की पावर। आर्टिकल 370 सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि आपका प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वहां पे तो गवर्नमेंट ही नहीं है। और फिर नीचे ये भी लिखा हुआ है कि जो है वो एनी चेंज इन दी जो है वो आर्टिकल 370 हैज टू बी अप्रूव्ड प्रायर टू द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। और भाई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर देने से पहले अप्रूवल चाहिए था और 8 महीने से तो गवर्नमेंट ही नहीं है। तो जब गवर्नमेंट ही नहीं है तो फिर आपने अप्रूवल किससे लिया है? तो जब आपने अप्रूवल ही नहीं लिया तो आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दिया, राइट? तो भाई आर्गुमेंट ये है कि आप बीइंग अ सीएसएस स्टूडेंट या बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें पता होना चाहिए कि व्हाई वी आर मेकिंग नॉइज। हम शोर किस चीज का मचा रहे हैं? और पानी का मसला तो आया ही नहीं अभी। पानी पर तो हम अभी पहुंचे ही नहीं। ये तो पानी से पहले पहले के मसले इतने ज्यादा हैं कि पानी पे तो बाद में पहुंचेंगे हम अभी, राइट? और पानी पे जब हम पहुंचेंगे, ठीक है, मजे की बात आपको एक और बात बता दूं, पानी इंडिया रोक भी नहीं सकता। इंडिया कैन नॉट स्टॉप द वाटर अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी क्लॉज 12 में लिखा हुआ है कि नो स्टेट कैन यूनिलैटरली डिसॉल्व दिस ट्रीटी। नो स्टेट कैन यूनिलैटरली डिसॉल्व द इंडस वाटर ट्रीटी। आर्टिकल 12 ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी में लिखा हुआ है, इंडिया वो भी नहीं कर सकता। चलो और बताओ। बात ये है कि हमें चीजों की लॉजिक और चीजों के आर्गुमेंट्स को अंडरस्टैंड करना पड़े। हम उसके लॉजिक को अंडरस्टैंड करें, उसके एग्जाम्पल्स के साथ, उसको लॉ के साथ समझाएं सीएसएस के एग्जामिनर को कि भाईजान हम को बातें कर रहे हो, हमें तीर नहीं चला रहे, हम आपके साथ बेसिकली एक आर्गुमेंट बिल्डअप कर रहे हैं कि हाँ ये लॉजिक है, ये लॉजिक है, ये लॉजिक। तो लॉजिक्स के साथ साथ रेफरेंसेस के साथ साथ हम इसको लेकर चले। पॉइंट नंबर 3 क्लियर हो गया? सारा को जरा अनम्यूट कीजिए। Assalamualaikum, sir. जी वालेकुम अस्सलाम। Sir, so in this point number 3, you've mentioned कि Article 370 के clause सब clause 1 जो है उसके अंदर है कि उसके अंदर ये कि presidential order आएगा, और सब clause 3 के अंदर है कि it has to any amendment has to be approved by the government of Jammu and Kashmir before. तो जब उन्होंने वो clause ही revoke कर दिया, sorry, जब वो article ही revoke कर दिया, तो फिर ये उसके अंदर जो सब क्लॉज में बातें हैं वो नल एंड वॉइड नहीं हो जाती? अमेंडमेंट 3 किस्म की होती है। अमेंडमेंट 3 किस्म की होती है। आइदर यू कैन ऐड अ न्यू आर्टिकल इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन बिल्कुल न्यू आर्टिकल इन योर कॉन्स्टिट्यूशन। 2, you can remove an entire article from your constitution, and number 3, you can amend the established amend the established article in your constitution. इन तीनों को amendments कहते हैं, right? For example, आपने जो है वो जब 18th अमेंडमेंट की, 18th अमेंडमेंट में आपने 103 आर्टिकल्स को अमेंड किया पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक हो गया? 103 आर्टिकल्स को अमेंड किया आपने। आर्टिकल 10A, 19A, 25A ऐड किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक हो गया? इनको भी अमेंडमेंट ही कह रहे हैं ना? ठीक है, इनको भी अमेंडमेंट कह रहे हैं हम। तो एडिंग अ न्यू आर्टिकल, subtracting a new article or amending an already established article, all three are collectively called as amendments. Right. So आपके आर्टिकल 370 में लिखा हुआ था any amendment. So amendment तो 3 किस्म की होती है। अगर आपने इसको रिमूव भी करना है 370 को, तो फिर भी आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए। ठीक हो गया, मेक सेंस ना, राइट? तो आपने उससे अप्रूवल, हम अमेंडमेंट को समझते हैं, अमेंडमेंट मींस कि यू हैव टू अमेंड एन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड आर्टिकल, राइट? अमेंडमेंट इज ऑफ 3 टाइप्स। Either you remove an article, you add an article, or you amend an already established article. एक दो वर्ड आप उसमें चेंज कर दो। जिस तरह आपने आर्टिकल 6 में वर्ड ऐड किया, आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में,
कि पहले लिखा हुआ था कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल इज टेंटामाउंट टू हाई ट्रीजन, हमने उसमें वर्ड ऐड कर दिया एबियंस, यानी सप्रेस करना। हमने कह दिया कि एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल और होल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन एबियंस इज टेंटामाउंट टू हाई ट्रीजन। मतलब हमने ऑलरेडी एस्टैब्लिश आर्टिकल में 2-3 लफ्ज ऐड कर दिए, ये भी अमेंडमेंट है, ठीक है, ये भी अमेंडमेंट है, ठीक हो गया। आपने आर्टिकल 135 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वैसे ही ओमिट कर दिया पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन से, ये भी अमेंडमेंट है। सो आइदर यू ओमिट एन एंटायर आर्टिकल, you add a new article, or you amend an already established article. All three are collectively known as amendments. So any change in the original constitution, like any change, if it is addition, subtraction, और आपके पास जो है वो change किसी भी किस्म का। ठीक है, now it makes sense. Thank you. ये हमारे पास आइडिया था जिसको हमने अंडरस्टैंड किया आर्टिकल 370 के हिसाब से, राइट? अंडरस्टैंड कर रहे हैं लॉजिक को, हमारे पास सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 कैसे रिवोक हो गया। ठीक है, उन्होंने अपने पूरे के पूरे क्लॉज को जो है वो रिमूव कर दिया, राइट? अप्रूवल लेना था, नहीं लिया। आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बेस पर कहा कि कश्मीर हमारा, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो भी आपने उसको भी वायलेट कर दिया, आर्टिकल 7 को वायलेट कर दिया। 3, आपने शिमला एग्रीमेंट को भी वायलेट कर दिया। ये 3 चीजें हमने पढ़ ली अभी तक, यानी इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन की वायलेशन भी पढ़ ली, इनके अपने लोकल कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन भी पढ़ ली, बायलेटरल एग्रीमेंट की वायलेशन भी पढ़ ली। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पर जो है इंटरनेशनल लॉज। इंटरनेशनल लॉज में आर्गुमेंट वापस आ रहा है आपके पास रेजोल्यूशन 91 एंड 122। 91 और 122 ये वो रेजोल्यूशंस हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस बाइंडिंग हुआ करती हैं, और जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस को वायलेट करता है वो वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ कर रहा होता है। रेजोल्यूशन नंबर 91 और 122 में कैटेगोरिकली लिखा हुआ था दैट इंडिया कैन नॉट टेक यूनिलैटरल डिसीजंस इन कश्मीर। इंडिया कश्मीर में यूनिलैटरल डिसीजन नहीं ले सकता। अब आपने जो रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 की, ना गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर से पूछा, ना पीपल ऑफ कश्मीर से पूछा, ना पाकिस्तान से पूछा, आपने यूनिलैटरल डिसीजन लिया। जब आपने यूनिलैटरल डिसीजन लिया तो फिर आपने रेजोल्यूशन नंबर 91 और 122 ऑफ द शिमला एग्रीमेंट को, ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को भी वायलेट कर दिया। सो इंडिया इवन वायलेटेड द सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस 91 और 122 which said कि इंडिया कैन नॉट टेक यूनिलैटरल डिसीजंस इन कश्मीर। वो यूनिलैटरल डिसीजन विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर, उनसे पूछे बगैर आप आर्टिकल 370 को कुछ नहीं कर सकते थे, उसको छेड़ ही नहीं सकते थे, यूनिलैटरल डिसीजन नहीं ले सकते थे। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 91 122। यानी रेजोल्यूशन 91 122 कहता है कि इंडिया कैन नॉट टेक एनी यूनिलैटरल डिसीजन इन कश्मीर विदाउट द अप्रूवल of the government and the people of the state of Jammu and Kashmir। क्लियर है जी? और आपने 391 और 122 को भी वायलेट कर दिया, आपने यूनिलैटरल डिसीजन ले लिया। फिर आपने 370 को भी वायलेट, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट कर दिया। फिर आपने शिमला एग्रीमेंट को भी वायलेट कर दिया, और फिर आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को भी वायलेट कर दिया। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स जिनकी बेसिस पर आप अपने मुकदमे को लड़ोगे CSS के पेपर में। Why you are making noise, right? Why Pakistan is making noise? We need to understand by logic with references why are we making noise. I hope कि आपको clear होगी चीज कि why revocation of special status is illegal, illogical, or what laws have been violated by India by revoking Article 370 and 35. Is that clear, जी? क्लियर हो गया? अगर आपको पूछे कि कश्मीर का मसला क्या है, ठीक है, आई होप कि आपको चीजें कुछ क्लियर हैं, जस्टिफाई तो कर लेंगे ना अपने आप को, ठीक है? हाँ, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई हमारा रोला क्या है।
हम देखो, हमारे पास बहुत सी चीजें, हमारे कौम के अंदर ना, हमारे पास एक बड़ा मसला है। बहुत सी चीजें हम करते हैं, हमें नहीं पता हम क्यों करते हैं, राइट? और बहुत सी चीजें हम नहीं करते, हमें नहीं पता हम क्यों नहीं करते। मैं चले आपको उसकी एग्जांपल देता हूं, ठीक है? और आपको एग्जांपल मैं आपको ये देता हूं कि पाकिस्तान, आपको पता है कि पाकिस्तान डज नॉट रिकॉग्नाइज इजराइल एज अ स्टेट, सबको पता है। थोड़े लोगों को पता है कि पाकिस्तान अपार्ट फ्रॉम इसराइल इवन नॉट रिकॉग्नाइज आर्मीनिया एज अ स्टेट। हम आर्मीनिया को भी रिकॉग्नाइज नहीं करते एज अ स्टेट। चलो, इसराइल की तो समझ लगती है हमें, आर्मीनिया को क्यों नहीं करते ये भी नहीं पता। चलो, तीसरी बात, हमारी कौम में से बहुत कम लोगों को यह भी नहीं पता, बहुत लोगों को यह भी नहीं पता कि हम इसराइल को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करते, राइट? इसराइल को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करते? व्हाई वी डोंट रिकॉग्नाइज इसराइल एज अ स्टेट, राइट? चलिए एक काम करते हैं, आपसे पूछते हैं, व्हाई यू बिलीव, व्हाई वी डोंट रिकॉग्नाइज इसराइल एज अ स्टेट? एनीवन? एनी लॉजिक आप कोई बताएं मुझे, एनीवन? युद्धि मुल्क है ऐसा नहीं कहता, युद्धि मुल्क है, ठीक है? अच्छा, बिकॉज इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर स्टांस ओवर कश्मीर। अच्छा, राइट? परसिक्यूशन ऑफ पैलेस्टाइन, राइट, राइट, अंडरस्टैंड। मतलब अब मैं देखना चाह रहा हूं बेसिकली कि हाँ भी, हम लोग जो है कश्मीर के मसले को, अच्छा ठीक है। एनीवन, कोई अनम्यूट होना चाहता है सर? अनम्यूट करें किसी को। अच्छा, मरिया कह रही हैं जी, इसराइल हैज इलीगली ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और अमीर हमजा कह रहे हैं, टू नेशन थ्योरी, इफ वी रिकॉग्नाइज इसराइल वी वुड बी फॉर गोइंग आवर ओन आर्गुमेंट। ठीक कह रहे हैं आप भी। इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टाइन, दुआ भी ठीक कह रही है। दानियाल कह रहे हैं जी, इलीगल एंड इमोरल कब्जा किया हुआ उन्होंने, ठीक है जी, ये भी सही कह रहे हैं। दिस इज व्हाट उस्मान कह रहे हैं जी, देयर आर ओनली 2 स्टेट्स व्हिच आर बिल्ट ऑन आइडियोलॉजी, वी डोंट रिकॉग्नाइज देयर आइडियोलॉजी, ये भी ठीक कह रहे हैं। ये सारी की सारी जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये सारी की सारी बातें ठीक है, एवरीथिंग इज करेक्ट, इसमें से गलत कोई भी नहीं है। लेकिन आप ये समझ लीजिए, ये एड ऑन्स हैं, ये भी एड ऑन्स हैं। जिस तरह हम कश्मीर को क्लेम करते थे ना, इन बातों के ऊपर जो 5 चीजें हमने पढ़ी, और उसके बाद पानी का मसला और वो बफर जोन और बाकी बाकी चीजें, वो भी एड ऑन्स थी। इसी तरह आपने ये सारी बातें लिखी हुई हैं, आइडियोलॉजी वाला, ये सारी की सारी बातें, ये भी एड ऑन है। असल लॉजिक कुछ और है। मैं आपको लॉजिक समझाता हूं, आप अंडरस्टैंड करना। Montevideo Convention on Rights and Duties of States 1933 Article 1, रेफरेंस नोट कीजिएगा। Montevideo Convention on Rights and Duties of States 1933 Article 1। Montevideo Convention जो है, Montevideo is the capital of उरुग्वाई, उरुग्वाई का कैपिटल है। इन्होंने एक कन्वेंशन था 1933 का, उसका आर्टिकल 1 ये कहता है कि a certain territory can claim to be a state if it fulfills the following prerequisites। एक टेरिटरी स्टेट तब बनती है जब वो ये 4 प्रीरेक्विजिट्स पूरे करती है जो नीचे आर्टिकल 1 में लिखे हुए हैं। कौन कौन से? पॉइंट नंबर 1, उस एरिया की एक परमानेंट पॉपुलेशन हो। उस एरिया की क्या हो? एक परमानेंट पॉपुलेशन हो। पाकिस्तान की परमानेंट पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं है कि एक ही अमाउंट रहे। परमानेंट पॉपुलेशन का मतलब है कि इनहेबिटेंट्स मौजूद रहे वहां पर। पाकिस्तान की पॉपुलेशन है जी, बिल्कुल है। 2, वहां पर एक गवर्नमेंट हो, वहां पर एक गवर्नमेंट हो, उसमें अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेसी हो, डिक्टेटरशिप हो, फाशिस्ट हो, कोई भी हो, गवर्नमेंट हो वहां पर। ठीक है जी। हमारे पास, हमारे मुल्क में गवर्नमेंट है जी, बिल्कुल है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स हम पूरे कर रहे हैं, अभी तक हम स्टेट हैं। 3, a defined territory, उसकी डिफाइंड टेरिटरी हो। 796096 स्क्वायर किलोमीटर, 796096
6096 स्क्वायर किलोमीटर हमारी डिफाइंड टेरिटरी है। इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट बाउंड्रीज। दुनिया के अंदर बाउंड्री कोई ना होती, दुनिया में आपके पास बॉर्डर ही कोई ना होते, तो आपको कैसे पता चलता किस मुल्क का लॉ कहां तक लगेगा, यूएस का लॉ कहां तक लगेगा, रशिया का लॉ कहां तक लगेगा? बाउंड्रीज होना बड़ा जरूरी होती, डिफाइंड टेरिटरी, राइट? पाकिस्तान की 796096 स्क्वायर किलोमीटर की बाउंड्री है, इसका मतलब हमारी ये पॉइंट पूरा होता है। नंबर 4, कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट्स। कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट्स, यानी उस स्टेट के पास, उस टेरिटरी के पास कैपेसिटी हो टू एंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट्स। वी आर पार्ट ऑफ द शिमला एग्रीमेंट, वी आर पार्ट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, वी आर पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, वी आर पार्ट ऑफ द सार्क। मतलब हम ये पॉइंट पूरा करते हैं, राइट? ये पॉइंट पूरा हो गया। अच्छा जी, मुझे बताएं, क्या हमारी परमानेंट पॉपुलेशन है? गवर्नमेंट है, डिफाइंड टेरिटरी है जी। कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस है। हम ये चारों प्रीरेक्विजिट्स पूरे करते हैं, इसका मतलब हम स्टेट। ठीक हो गया? हम ये कहते हैं कि इस्राइल की डिफाइंड टेरिटरी नहीं है, इस्राइल की डिफाइंड टेरिटरी नहीं है, वो अपनी टेरिटरी को इंक्रीज कर रहा है, वो अपनी टेरिटरी डिफाइंड नहीं है। आज कुछ है, कल कुछ और हो जाती है, परसों कुछ और हो जाती है, अगले दिन कुछ और हो जाती है। उनकी डिफाइंड टेरिटरी नहीं है। द टेरिटरी हैज बीन इंक्रीज, इंक्रीज होती जा रही है, ऐड होती जा रही है उनकी जो टेरिटरी, राइट? अब ये आपके पास जो ऐड होती जा रही है उनकी टेरिटरी, जिसकी वजह से वो प्री रेक्विजिट्स ऑफ स्टेटहुड ही पूरे नहीं करते। हमारा लॉजिक ये है कि चूंकि वो डिफाइंड टेरिटरी उनकी नहीं है, वो प्री रेक्विजिट्स ऑफ स्टेटहुड पूरे ही नहीं करते, तो हम उनको स्टेट ही नहीं मानते, हमको स्टेट ही नहीं मानते। ये जो बाकी बातें आप कह रहे हैं कि जी वो हमारी आइडियोलॉजी है, वो जी हमारा आर्गुमेंट, टू नेशन थ्योरी, ये सारा कुछ ये एड ऑन्स हैं, ये आपको इसराइल से मजीद नफरत करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चले आपसे एग्जाम्पल शेयर करता हूं। आपका एक बंदे ने उधार देना है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए उधार देना है किसी बंदे ने आपका, ठीक है जी। वो बंदा आपका फोन भी नहीं उठा रहा, वो बंदा बदतमीज भी है, राइट? वो बंदा मतलब बुरी आदत है उसके अंदर, आपको नफरत हो गई उस बंदे से, लेकिन आपका उससे असल मसला क्या है? 5 लाख का। ये जो वो फोन नहीं उठा रहा, वो बदतमीज भी है, ये आपको उस बंदे से मजीद नफरत करवा रही है। ये चीज यही हमारे पास है कि हमारा रौला उनके साथ ये है असल में। और फिर वो जनाब वो इस्लामिक आइडियोलॉजी और उसके अलावा जनाब वो कायद आज़म ने कह दिया था, और वो जनाब वो टू नेशन थ्योरी और वो बाकी की सारी चीजें, ये एड ऑन्स हैं, ये आपको उनसे ज्यादा नफरत करवा रही हैं, ये ज्यादा चीजें लेकर आ रही हैं। आपके आर्गुमेंट को, जो लॉजिकल आर्गुमेंट है, उसके ऊपर एड ऑन है, ये चेरी ऑन द केक है। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास सारी की सारी चीजें अल्टीमेटली जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, सारी की सारी। ठीक है जी। आप सारे पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट आर्मीनिया, अभी आप गूगल करें जाके व्हाट अबाउट आर्मीनिया, ठीक है? अब लोग गूगल भी करें, वो सारे काम इधर नहीं ना करने, ये भी तो चीजें होती ना। अगला काम होता है सिर्फ अगले बंदे को तीली लगा देना, बाकी काम आप लोगों ने जाके खुद करना है, ठीक है? हमारा काम था पहुंचा देना, हमने पहुंचा दिया, ठीक है जी। अब अल्टीमेटली अब आगे चलते हैं, ठीक है? अब आपने गूगल भी करना है कि भाई पाकिस्तान डज नॉट रिकॉग्नाइज आर्मीनिया एज अ स्टेट, ठीक है? चलो शाबाश, ये अब हमें गूगल कर लेना, आपको होमवर्क है आज। तो भाई कोई काम खुद भी तो करना है ना, ठीक हो गया जी। So one question of the topic, will you be teaching international law? हाँ, मैं इंटरनेशनल लॉ पढ़ाता हूँ, 1 साल से तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? इंटरनेशनल लॉ मैं ही पढ़ाऊंगा, अगर आप लोग में से कोई रखेगा तो इंशाल्लाह we'll see each other in our international laws classes में, अंडरस्टैंड करेंगे। खैर जी, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमने अंडरस्टैंड किए, थोड़ा ऑफ टॉपिक भी चले गए हम, लेकिन जरा जरूरत होती कभी कभी। अगला पॉइंट जो हम पढ़ने लगे हैं वो है इंप्लीकेशंस ऑफ रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, या दूसरा पॉइंट, व्हाट मेक्स कश्मीर अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, या व्हाट मेक्स कश्मीर अ टाइम बॉम्ब। बड़ा इंपॉर्टेंट। ये देखे ना, आपसे कश्मीर के ऊपर सवाल किसी भी तरीके से आ सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि इंप्लीकेशंस क्या होंगी, वो आपसे पूछ सकता है कि फॉर एग्जांपल कश्मीर इज अ टाइम बॉम्ब, कश्मीर इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, इस तरह की बातें। व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान टू काउंटर इंडियन ब्रूटैलिटी, सॉल्यूशंस क्या हैं, व्हाई दे हैव रिवोक्ड द आर्टिकल, इस तरह की बातें। इसलिए हम डिफरेंट बातें कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान अफेयर्स की चीजें भी पूरी हो जाएंगी, करंट अफेयर्स की भी पूरी हो जाएंगी, और अगर इंशाल्लाह इस पे ऐसे आ गया तो ऐसे भी कवर कर सकते हैं आप इसके अंदर, क्योंकि अल्लाह खैर करे हम लॉज के हिसाब से और आर्गुमेंट्स के हिसाब से इतना डाटा इकट्ठा कर लेंगे कि हम इस पे पूरा एक ऐसे भी जो है वो पूरा जो है वो लिख सकते हैं। अब हम बात करने लगे हैं
नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि व्हाट मेक्स कश्मीर a nuclear flashpoint or a time bomb, या आप कह सकते हैं और what are the implications or consequences of revocation. ठीक हो गया जी? तो व्हाट मेक्स कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट या और अ टाइम बॉम्ब या और व्हाट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ द रेवोकेशन या आप कह लीजिए व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेवोकेशन, इन सारी की सारी चीजों को जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. सो व्हाट मेक्स कश्मीर अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट? आइए जी, नंबर 1, व्हाट इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट? न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट क्या होता है? न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट का मतलब होता है कोई ऐसी वजह, कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से न्यूक्लियर वॉर होने का खतरा हो. कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी वजह, कोई ऐसी टेरिटरी जिसकी वजह से न्यूक्लियर वॉर होने का खदशा हो, उस पे न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल उस जगह पर हो सकते हो, उसको हम न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कहते हैं. राइट? सो व्हाट मेक्स कश्मीर अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इसके ऊपर मैं आपके सामने कुछ 4-5 रीजंस रखूंगा कि व्हाट मेक्स कश्मीर अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, या मैं आपके साथ इंप्लीकेशंस, ये सब कुछ इकट्ठा ही डिस्कस करेंगे. पॉइंट नंबर 1, गौर से नोट कीजिएगा इस पॉइंट. कश्मीर इज द ओनली टेरिटरी इन द वर्ल्ड, गौर से सुनिए मेरी बात को, कश्मीर इज द ओनली टेरिटरी इन द वर्ल्ड दैट इज a disputed territory. पूरा लाइन सुनना है आपने. कश्मीर इज द ओनली टेरिटरी इन द वर्ल्ड दैट इज a disputed territory, b surrounded by 3 nuclear power countries, Pakistan, India and China, c not even surrounded by 3 nuclear power countries, all 3 nuclear power countries have certain claims on the territory as well. Kashmir is the only territory in the world that is at the same time disputed, at the same time surrounded by 3 nuclear power countries, and C, not just surrounded, all 3 of them have certain claims on that territory as well. So when 3 nuclear power countries are claiming certain territory on a disputed territory, that territory becomes a nuclear flashpoint. That territory becomes a nuclear flashpoint, कि वहां पर न्यूक्लियर वॉर होने का खदशा है, क्योंकि वो 3 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज ऐसे आ गए हैं जिनकी सर्टेन क्लेम्स हैं उस टेरिटरी के ऊपर. दुनिया की कोई टेरिटरी ऐसी नहीं है, कोई टेरिटरी ऐसी नहीं है जो एट द सेम टाइम डिस्प्यूटेड भी हो, एट द सेम टाइम आपके पास जो है 3 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज भी सराउंड करते हो, और 3 एट द सेम टाइम ऑल 3 ऑफ दीज न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैव सर्टेन क्लेम्स ओवर इट एज वेल. सिंकियांग रीजन को चाइना क्लेम करता है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऑब्वियसली आपको जो मेन इशू चल रहा है वो आपको पता ही है. तो ये सारी की सारी चीजें, दिस मेक्स कश्मीर अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, अब अंडरस्टैंड करते हैं पॉइंट नंबर 2 को. अब जो दूसरा पॉइंट है रिगार्डिंग कश्मीर अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. वो ये है कि दुनिया में सबसे कम, द लोएस्ट पीपल टू फोर्स रेशो, पीपल टू फोर्स रेशो दुनिया में सबसे कम कश्मीर में. पीपल टू फोर्स रेशो, फॉर एग्जांपल तकरीबन 8 लाख फौज है और तकरीबन 80 लाख आबादी, जो लेजिटिमेट आबादी, बाद में आ गए सारा कुछ, उनको छोड़ दीजिए. लेजिटिमेट आबादी 80 लाख, तकरीबन 8 लाख फौज, यानी 1:10 बनता है. हर 10 बंदों के लिए एक फौजी मौजूद है. दुनिया में सबसे कम पीपल टू फोर्स रेशो ये है, 1:10. पीपल टू फोर्स रेशो सबसे कम दुनिया में ये है 1:10. तो एक आपके पास एक ऐसी टेरिटरी जो कि डिस्प्यूटेड है और उसके अंदर अगर इतनी कम पीपल टू फोर्स रेशो मौजूद है, तो उसमें क्या चांसेस हैं? उसमें चांसेस ये हैं आपके पास कि अगर पीपल विल रिटेलिएट, अगर लोग रिटेलिएट करेंगे 1:10 की बेसिस पर, और वहां पे जो सूरत चल रही है, लोग रिटेलिएट करेंगे, तो देयर आर चांसेस कि पाकिस्तान, क्योंकि एक कश्मीर के साथ मौजूद है,
Pakistan will come up to help the Kashmiris, and when Pakistan will get involved in the area of Kashmir, you know, India is already a nuclear power, Pakistan is a nuclear power, Pakistan gets involved in the area of Kashmir, that may trigger a nuclear war between two countries. That may trigger a nuclear war between two countries. So because of the people to force ratio, there are chances that when the people will retaliate, Pakistan will come up with the force to help the Kashmiris at the end of the day. Ultimately, that makes Kashmir a nuclear flashpoint, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान there are chances कि फिर nuclear war बढ़ जाएगी, जो अगर वहां पर कोई मसला हुआ तो that makes Kashmir a nuclear flashpoint. ठीक है जी, पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं जी. एक इंटरनेशनल एनजीओ है, उसका नाम है जीनोसाइड वॉच. जीनोसाइड वॉच इंटरनेशनल एनजीओ है, जीनोसाइड वॉच. इसकी रिपोर्ट आई और ये अपनी रिपोर्ट में कहते हैं जीनोसाइड वॉच वाले कि दुनिया में इस वक्त जो टेरिटरी जिसके अंदर सबसे ज्यादा जीनोसाइड का खतरा है, दैट इज प्रोन टू जीनोसाइड, जो है वो सबसे ज्यादा जीनोसाइड प्रोन है वो कश्मीर. यानी जीनोसाइड वॉच कहती है कि इस वक्त दुनिया में जो टेरिटरी जिसमें सबसे ज्यादा जीनोसाइड होने का खदशा है, सबसे ज्यादा जीनोसाइड होने का खदशा है, वो कश्मीर है. तो जब कश्मीर के अंदर जीनोसाइड होने का खदशा है, तो अगर वहां पर जीनोसाइड होगी, पीपल विल स्टिल रिटेलिएट, एंड व्हेन पीपल विल रिटेलिएट, पाकिस्तान विल अल्टीमेटली हेल्प कश्मीरीज, एंड दैट हेल्प फ्रॉम पाकिस्तान विल अल्टीमेटली ट्रिगर अ न्यूक्लियर वॉर. जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशंस की स्पीच में कहा था कि व्हेन पीपल विल कम आउट देयर विल बी अ ब्लड बाथ. वो ब्लड बाथ क्या है? ब्लड बाथ ये जीनोसाइड तो है, वो जीनोसाइड ही तो है कि when people will come out to retaliate the Indian oppression, they will fight, and that fight may lead to a bloodbath, and when they will fight, there are chances कि Pakistan will come up to help the Indian जो है वो come up to help the Kashmiris, and that help from Pakistan may trigger a war between India and Pakistan, a nuclear war between India and Pakistan. Genocide means mass killing of people, mass killing of people. ये 3 पॉइंट हो गए. चौथा, अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है चौथा. प्राइम मिनिस्टर मोदी थ्रेट करते हैं पाकिस्तान को, थ्रेट कि वी विल स्टॉप योर वाटर्स. प्राइम मिनिस्टर मोदी थ्रेट करते हैं पाकिस्तान को कि वी विल स्टॉप द वाटर्स. और उन्होंने जो थ्रेट किया वो आपको याद होगा, उनकी स्पीच, बड़ी मशहूर स्पीच उन्होंने की थी कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर. ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर. ये थ्रेट है कि देयर आर चांसेस कि वो आपके वाटर्स को रोक लेंगे, आपके पानी को रोक लेंगे जो वहां पर मौजूद है, कश्मीर के अंदर से आ रहा है. तो जब वो कश्मीर के अंदर से आ रहा है जो आपका पानी, अगर उसको रोक लेंगे तो यू आर एन एग्रेरियन कंट्री. और एग्रेरियन कंट्री के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पानी होता है, क्योंकि उसकी एग्रीकल्चर पानी पे डिपेंड करती है, और आपकी इकोनॉमी बहुत हद तक एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, और आपका एग्रीकल्चर पानी पे डिपेंड करता है. तो इफ दे स्टॉप योर वाटर बिकॉज दे थ्रेट यू टू स्टॉप योर वाटर, तो दैट मे लीड टू अ वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. भाई आपने शबरात पे तो नहीं चलाने के लिए रखे हुए न्यूक्लियर वेपन्स, ना ही उन्होंने दिवाली पे चलाने के लिए रखे हुए, और कहीं ना कहीं तो चलेंगे ही ना. तो अगर वो आपका वाटर रोक लेंगे, आपका पानी रोक लेंगे, ठीक है, तो पानी जब वो आपका रोकेंगे अल्टीमेटली, तो फिर वो आप रिटेलिएट तो करोगे, रिटेलिएट तो करोगे आप. भाई अगर एक बंदे को तैरना ना भी आता हो, आप उसको पानी में धक्का दे दो, वो हाथ पांव तो वो भी मारता है. ये तो नहीं ना कि पानी में धक्का होगा भाईजान, आप उसमें धक्का हो गया, अब तो मैं जा रहा हूं नीचे भाईजान, हाथ पांव तो वो भी मारता है. तो सेम इसी तरह अगर आपके साथ आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी अगर डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, पूरी की पूरी इकोनॉमी आपकी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, तो अगर वो आपके एग्रीकल्चर की वजह से आपका जो पानी अगर वो रोक लेते हैं, पानी अगर वो आपको रोक लेते हैं, दैट विल समहाउ मे ट्रिगर अ न्यूक्लियर वॉर एट द एंड ऑफ द डे, राइट. तो आपके पास ये हिसाब किताब एग्जिस्ट करता है. पॉइंट नंबर 5. और हां, एक और हिसाब भी है, आपने अपनी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है ना, आपकी न्यूक्लियर पॉलिसी, उसमें भी ये बात शामिल है कि अगर वो आपका पानी रोकेंगे, अगर वो आपका एग्रीकल्चर आपके लिए, आपका इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंगली वो पानी रोकेंगे ना, आप फर्स्ट यूज कर दोगे न्यूक्लियर वेपन चला दोगे. तो आपकी जब पॉलिसी के अंदर है कि हमें न्यूक्लियर वेपन चला देना बिकॉज ऑफ द वाटर, तो फिर तो न्यूक्लियर वॉर होगी. ठीक है. 5वां पॉइंट,
इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका नाम है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। इनके पॉइंट को समझने के लिए आपको एक पॉइंट पहले समझना पड़ेगा। पाकिस्तान और इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसीज को समझना पड़ेगा। पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी है फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी, फर्स्ट यूज, कि हम फर्स्ट यूज कर सकते हैं। और इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी जो है वो मेजॉरिटी टाइम्स वो आती है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, कि पहला यूज हमने नहीं करना। लेकिन आफ्टर द रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 अगस्त 2019 में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा, थ्रेट किया पाकिस्तान को कि वी विल रिव्यू आर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। उन्होंने कहा कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को रिव्यू करेंगे। यानी वो आपको थ्रेट कर रहे हैं कि हम फर्स्ट यूज भी कर सकते हैं न्यूक्लियर वॉर का और न्यूक्लियर वेपन्स का। तो अगर वो आपको थ्रेट कर रहे हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को फर्स्ट यूज कर सकते हैं, इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो न्यूक्लियर आपके पास फ्लैश पॉइंट बना रहे हैं कश्मीर को। क्योंकि अगस्त के अंदर उन्होंने कहा कि वी विल रिव्यू द नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। व्हेन दे से दैट वी विल रिव्यू द नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, दैट मींस दे आर गिविंग यू अ थ्रेट। They are giving you a threat that we may use nuclear weapons, and if they use nuclear weapons, we will use nuclear weapons as well. Ultimately, that may trigger a nuclear war. So implications में या time bomb में या nuclear flash point में ये point भी बड़ा जरूरी है कि राजनाथ सिंह threat कर रहे हैं कि we will review the no first use policy. Point number 6. अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान और इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स जो अपने डेवलप किए थे वो किस एक वजह से किए थे? व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया? ऐसी कौन सी वजह? नहीं, ऐसी क्या रीजन है, किस वजह से न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप हुए? कश्मीर की वजह से। ओ भाई, जब आपने न्यूक्लियर वेपन्स ही कश्मीर की वजह से डेवलप किए हैं, बैलेंस ऑफ पावर तो है। कौन सी ऐसी डिस्प्यूट है जिसकी वजह से न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप हुए? कश्मीरी डिस्प्यूट था ना, बैलेंस ऑफ पावर की वजह से, बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए। और भाई, जब आपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप ही कश्मीर की वजह से किए तो कश्मीर हुआ ना न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। समझे कि नहीं? जब आपके न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप ही एक रीजन की वजह से हुए हैं और वो रीजन ही कश्मीर है, तो फिर कश्मीर हुआ ना न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। तो फिर जंग होगी तो फिर कश्मीर की वजह से ही होगी ना। So this makes Kashmir a nuclear flashpoint. When your entire idea of development of nuclear weapons depended on one dispute between each other, and that was Kashmir. So if you have developed the entire weapons because of Kashmir, Kashmir became a nuclear flashpoint. तो ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कश्मीर की वजह से न्यूक्लियर फ्लैशपॉइंट बन गया। कैसे बन गया? ओ भाई, आप न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप ही कश्मीर की वजह से किए ना। कश्मीर का डिस्प्यूट होता तो ना न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप होते, ना हम ये टॉपिक पढ़ रहे होते न्यूक्लियर फ्लैशपॉइंट वाला। तो जब एक रीजन है ही कश्मीर जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज ने आपस में बैलेंस ऑफ पावर किया, दोनों कंट्रीज ने आपस में जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप किया, तो दैट मेक्स कश्मीर अ न्यूक्लियर फ्लैशपॉइंट। दैट पॉइंट इज अ न्यूक्लियर फ्लैशपॉइंट। पॉइंट नंबर 7। इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इंप्लीकेशंस के लिए। आप में से अगर कोई अभी इंटरनेट ऑब्वियसली आपके पास मौजूद है, 20th अगस्त 2019 डॉन में एक आर्टिकल आया था पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मुनीर अकरम का। वो देखिएगा, पर आप में से कोई है उसको गूगल करके हमें पोस्ट कर दे इनके लिए, सबके लिए, या फिर आपस में खुद उसको देख लीजिएगा। उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कश्मीर इंडियाज अफगानिस्तान। कश्मीर इंडियाज अफगानिस्तान। ये आया है आर्टिकल मुनीर अकरम का 20th अगस्त 2019 को डॉन। मुनीर अकरम कहते हैं कि क्योंकि अफगानिस्तान को जो है वो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है। ठीक है जी, ये जरा कॉपी करके ना कमेंट सबके लिए पोस्ट करते हैं। क्योंकि अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है, इसीलिए मुनीर अकरम कहते हैं कि देयर इज अ चांस कि जो रिटेलिएशन स्टार्ट होगी ना कश्मीर में, इट विल लीड टू फर्दर डिसइंटीग्रेशन इन इंडिया।
क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट सिर्फ कश्मीर में नहीं चल रही, इंडिया में सेपरेटिस्ट मूवमेंट नागालैंड में भी चल रही है, इंडिया में सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है वो उड़ीसा में भी चल रही है, इंडिया में सेपरेटिस्ट मूवमेंट खालिस्तान में भी चल रही है, इंडिया में सेपरेटिस्ट मूवमेंट तमिलनाडु में भी चल रही है। तमिलनाडु की सेपरेटिस्ट मूवमेंट, उड़ीसा की सेपरेटिस्ट मूवमेंट, खालिस्तान की सेपरेटिस्ट मूवमेंट, नागालैंड की सेपरेटिस्ट मूवमेंट। मुनीर अकरम आर्ग्यू करते हैं कि द सिचुएशन जो कश्मीर में होगी, इट विल इनगल्फ इंडिया, इट विल डिसइंटीग्रेट इंडिया, क्योंकि इट विल बी इंडियाज अफगानिस्तान, जो उन्होंने काम किया यहां पे, बिकॉज पीपल विल रिटेलिएट, और वो रिटेलिएशन विल समहाउ ट्रिगर अदर प्रॉब्लम्स एज वेल एट द एंड ऑफ द डे। क्लियर? तो ये सारी की सारी चीजें जो है, ये मुनीर अकरम अपने आर्टिकल, और बहुत बहुत खूबसूरत आर्टिकल लिखा मुनीर अकरम ने, इसको पढ़िएगा और इसको आप एज अ रेफरेंस ऑफ इंप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के तौर पर इसको पढ़िए, इसमें से नोट्स बनाइए और अपने चीज में ऐड कीजिए। पॉइंट नंबर 8 को अंडरस्टैंड करते हैं। लो जी, सूरत क्या है इंप्लीकेशंस में? अब आप लिखेंगे, देखो इंप्लीकेशंस रीजनल भी हो सकती हैं, बायलैटरल तो होंगी, रीजनल भी हो सकती हैं। आप कहेंगे जी एज फार एज रीजनल इंप्लीकेशन इज कंसर्न, द ऑलरेडी क्रम्बलिंग सार्क, जो सार्क है वो ऑलरेडी क्रम्बल कर रहा है, ऑलरेडी क्रम्बलिंग सार्क विल क्रम्बल मोर, क्योंकि सार्क जो है वो इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मसला है आपस में, और पाकिस्तान और इंडिया के डिस्प्यूट्स की वजह से सार्क जो ऑलरेडी क्रम्बलिंग पोजीशन के अंदर है, वो मजीद उसमें हालात खराब होंगे, मजीद उसके अंदर जो है वो डिसइंटीग्रेशन होगी, और बायलेटरलिज्म, उसमें जो मल्टीलेटरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट, वो सारे का सारा खत्म होगा, क्योंकि सार्क ऑलरेडी काम नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट, और बिकॉज ऑफ कश्मीर द क्रम्बलिंग सिचुएशन इन सार्क विल क्रम्बल मोर। तो सार्क के अंदर सिचुएशन और ज्यादा खराब होगी, इकोनॉमी भी, बायलैटरल ट्रेड भी, सारी की सारी चीजें ऑलरेडी खराब होंगी एज एन इंप्लीकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। 8वां 9वां, अब देखो ना, बायलैटरल रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया हैज बीन डाउनग्रेडेड, बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया हैव बीन डाउनग्रेडेड। हमारे बायलैटरल रिलेशन डाउनग्रेड हो गए कश्मीर की वजह से। कैसे? नंबर 1, पाकिस्तान ने इंडिया के डिप्लोमेट्स को वापस भेज दिया, इंडिया ने पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को वापस भेज दिया। बायलैटरल ट्रेड इंडिया और पाकिस्तान ने आपस में रोक दी। पाकिस्तान नेवर अलाउड इंडियन प्रेसिडेंट एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू यूज पाकिस्तान एयर स्पेस, हमारी अपनी एयर स्पेस भी इस्तेमाल करने नहीं दी हमने इंडिया के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, राइट? हमने 14 अगस्त को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ओपनली बयान दिया देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग टू इंडिया एनी मोर। तो ये क्या इंडिकेशन दे रहा है? कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? कॉन्सिक्वेंसेस यही हैं कि द बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया हैव बीन डाउनग्रेडेड। ये एक कॉन्सिक्वेंस है जो कि आपके पास आएगा एज अ रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। 10वां पॉइंट, देखिए कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं ना, वो जरूरी नहीं कि कॉन्सिक्वेंसेस सारे नेगेटिव ही हों, तो कभी कभार कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक भी हो सकते हैं, थोड़े से बेहतर भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक सा, थोड़ा सा जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है हमारे लिए, वो ये है कि कश्मीर डिस्प्यूट हैज बीन इंटरनेशनलाइज्ड वंस अगेन, Now everyone is talking about Kashmir. Mahathir Mohamad talked about Kashmir. Rajab Tayyip Erdogan talked about Kashmir. Other international countries are talking about Kashmir. You were trying your absolute best for last 70 years for the people of the world to understand that India is having atrocities in Kashmir. कोई आपकी बात नहीं सुन रहा था, लेकिन जब से ये काम हुआ, यूनाइटेड नेशंस में बातें हो रही हैं, यूएस के प्रेसिडेंट ने बात की, जो बाइडेन जो यूएस के प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है, उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर जो है कश्मीरियों को राइट्स प्रोवाइड किए जाएं, इंडिया कश्मीरियों को राइट्स प्रोवाइड करे। तो इट हैज बीन इंटरनेशनलाइज्ड वंस अगेन। कश्मीर वाज अंडर डिस्कशन इन द सिक्योरिटी काउंसिल आफ्टर 50 इयर्स। 50 साल के बाद कश्मीर अंडर डिस्कशन आया सिक्योरिटी काउंसिल में, अगस्त 2019 के अंदर। उसके बाद 2 और मीटिंग्स हो चुकी हैं कश्मीर के ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल में, 50 साल से नहीं हुई थी। तो दिस रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 हैज समहाउ इंटरनेशनलाइज्ड द कश्मीर डिस्प्यूट वंस अगेन, and everyone is now talking about Kashmir, right? तो ये implications में, consequences में ये बात भी ultimately आपके पास जो आ जाती है। क्लियर हो गया जी? यहां पर हम जी रोकते हैं आज के लेक्चर को। कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, अंडरस्टैंड, वो जो बातचीत कर लेनी चाहिए, नेगोशिएशंस कर लेनी चाहिए, ये करना, वो सारी बातें बिल्कुल ठीक है। मैं आपको 5 से 6 सॉल्यूशंस ऐसे बताऊंगा
जो थोड़े डिफरेंट हैं, जो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं जिनको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट, जिसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं इंशाल्लाह। आप उसको लिखिएगा सीएसएस के पेपर में, निगोशिएट कर लें, वो तो चीजें चलेंगी। 5-6 सॉल्यूशंस हम इंशाल्लाह एक्स्ट्रा भी लिखेंगे जो कि आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने सीएसएस के पेपर में, उनको हम जस्टिफाई भी करेंगे रेफरेंसेस के साथ, जो आपके पास जो है वो चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं। कश्मीर के डिस्प्यूट पर हम लिख सकते हैं, तो आप उसको लिखिएगा, नोट कीजिएगा। सॉल्यूशंस फॉर कश्मीर क्या हैं, क्या हम आईसीजे में मसले को लेकर जा सकते हैं, और करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, इसको इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अगला टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, वो होगा यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस का टॉपिक क्या है, हाउ यूनाइटेड नेशंस वर्क, यूनाइटेड नेशंस काम कैसे करता है, यूनाइटेड नेशंस की फेलियर्स क्या हैं, यूनाइटेड नेशंस की सक्सेस क्या है, यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स कौन कौन से होने चाहिए, इन सारी चीजों को हम इसके बाद शुरू करेंगे। यानी जैसे कश्मीर खत्म होगा, हम यूएन के टॉपिक्स को शुरू कर देंगे, उसके बाद आगे चलेंगे फर्दर टॉपिक जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। चलो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें जो है वो थोड़ी बहुत। और इसके अलावा जो है कोई भी और सवाल अगर आपके ज़हन के अंदर आए, आज उसको पढ़िए, गूगल कीजिए, डिस्कस जो है वो आपस में कर लीजिए। नहीं अगर उसका कोई जवाब आपको जहन के अंदर आता या समझ आती, कल इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे, ताकि उसको हम जो है वो चीजें हमारे जहन में क्लियर हों। जितनी चीजें क्लियर होंगी आपके पेपर के लिए उतनी ज्यादा आपके लिए बेहतर है। थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।